हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर साइंस क्लासेस। आज हम 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसको हिंदी में है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। आशा करते हैं कि कोरोना की इस दौर में आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों पर होंगे और अपनी स्टडी को जारी रखे होंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप तक यह सुविधाएं पहुंचाई गई हैं जिनका आप लाभ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं 10th साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? आपने 9th क्लास में 2 अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें से एक अभिक्रिया है भौतिक अभिक्रिया और दूसरी है रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? भौतिक अभिक्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम उन क्रियाओं को होता हुआ अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे यह पेन है, यह आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो क्रिया हो रही है मैं इसको छोड़ दूंगा, ये नीचे गिर जाएगा। इसको आप इस क्रिया को आपने होता हुआ देख लिया, ठीक है ना। यह भौतिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिन्हें आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। अब खुली आंखों से देख नहीं सकते का मतलब यह हुआ कि जब वह क्रियाएं हो रही होती हैं, जैसे जो पेन गिर रहा था वह आपको दिखाई दिया, आपने देखा कि हाँ यह पेन गिर रहा है, वह क्रिया को आपने होता हुआ देखा। पर यह जब अंदर क्रियाएं होते रहेंगी किसी भी चीज़ में तो वो आपको दिखाई नहीं देगी। जब यह क्रियाएं कंप्लीट हो जाएंगी, पूर्ण हो जाएंगी, तब आपको यह क्रियाएं मतलब लास्ट में आपको दिखाई देगा कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अभी कुछ हम उदाहरणों के माध्यम से आगे जानेंगे। जैसे दैनिक जीवन में आपने देखा होगा बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होंगी आपके सामने, आपने ध्यान दिया होगा उन परिस्थितियों के बारे में कि पहला है जैसे गर्मियों के दिनों में कमरे के तापमान पर जो दूध होता है, ये आपके सामने गिलास है दूध का, आपने रूम टेम्परेचर पर गर्मी के समय पे इसको खुला छोड़ दिया तो क्या होता है कि जो लैक्टोबैसिलस होता है, वायुमंडल में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वह इस दूध में पाया जाने वाला जो लैक्टोज प्रोटीन होता है, दूध के अंदर जो लैक्टोज प्रोटीन पाया जाता है, उसके ये जो लैक्टोबैसिलस है इससे क्रिया करके दूध से दही बनाने में मदद करता है, ठीक है ना। तो यह क्रिया आपने देखी होगी घर पे, पर जब वो बना रहा होता है, ये क्रिया जब चल रही होती है तब आपको दिखाई नहीं देता। जब वो फट जाता है या फिर दूध से दही बन चुका होता है तब आपको समझ आता है कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे दूसरा है लोहे का जो तवा होता है। लोहे का तवा या किसी भी प्रकार की लोहे की चीज़ होती है, जैसे घरों पे जो खिड़कियाँ होती हैं उनकी रॉड भी लोहे की होती है, और बरसात के समय में या फिर जैसे धीरे धीरे जब पानी लगता है तो आर्द्र वायुमंडल बोलते हैं जिसको, नमी युक्त वायुमंडल में जब खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या आपने देखा होगा जंग लग जाती है, धीरे धीरे होती है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। जैसे ये लोहे का तवा है आपके पास, ठीक है ना, ये दिखाई दे रहा होगा। अभी ये नया है, जब इसको आप थोड़ा सा आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे, कुछ दिनों तक वहीं पड़ा रहने देंगे, तो आप इसमें पाएंगे कि इसमें जंग लग चुकी है, ठीक है ना। अब जो तीसरा एग्जाम्पल है हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं, जैसे अंगूर का किण्वन हो जाता है, ठीक है ना। भोजन पकाया जाता है, जो भोजन हम पकाते हैं घर में वह भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ढेर सारे केमिकल मिक्स हो जाते हैं और एक हमारा जो भोजन है वो बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है ना। अब यह हमारा जो शरीर होता है, जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन को हमारा शरीर जो पचा लेता है, पचाता काय में पचाता है ये हमारे ये देखिए यहाँ पे ये आमाशय है, आमाशय में जाता है भोजन। आमाशय में एंजाइम होते हैं, जठर रस होता है, यह हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। जब यह भोजन को पचा लेता है तो यह भी एक रासायनिक
अभिक्रिया है। अब ये ऐसा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आमाशय अंदर है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसलिए रासायनिक अभिक्रिया हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इसको हम देख सकते हैं पर उन क्रियाओं को होता हुआ नहीं देख पाते। उनको देखने के लिए रासायनिक क्रियाओं को हम अपनी आंखों से कब देख पाएंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं को हम अपनी आंखों से तब देख पाएंगे जब किसी उपकरण के माध्यम से, जैसे सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हो गया, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, और भांति भांति प्रकार के उपकरण आते हैं, उनके माध्यम से हम इन क्रियाओं को होता हुआ देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आशा करता हूँ ये आपके समझ आ गया होगा। जैसे हम सांस लेते हैं, अब सांस लेने में कैसी रासायनिक अभिक्रिया हुई? सांस जब हम लेते हैं, सांस हमारे नाक के माध्यम से, वायुमंडल के माध्यम से, वायुमंडल में उपस्थित जो एयर होती है वो हमारे फेफड़ों तक जाती है। फेफड़ा क्या करता है? वायुमंडल में जो गैस होती है जो हमारे फेफड़ों में पहुंची है, उसमें जो ऑक्सीजन होती है सिर्फ उसी को हमारे रक्त तक पहुंचाता है। यह भी एक केमिकल रिएक्शन है। इन सभी परिस्थितियों में, कौन सी परिस्थितियां जो हमने अभी तक पढ़े हैं, कमरे से ताप वाली, भोजन वाली वगैरह वगैरह, तो इन सभी परिस्थितियों में जो आपने देखा कि प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति और पहचान जो है कुछ ना कुछ बदल गई। जैसे कैसे बदली? ये दूध था प्रारंभ में, इससे लास्ट में क्या बन गया? दही बन गया। ये एक चमचमाता हुआ तवा था लोहे का, लास्ट में क्या बन गया? जंग लग गई इसमें, ठीक है ना, ये खराब हो गया। जैसे आमाशय में भोजन था, वह बन के हमारे शरीर को मिल गया, ठीक है ना, हमें ऊर्जा प्राप्त हुई। तो प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति और पहचान में कुछ ना कुछ बदल जाती है पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में। जैसा मैंने अभी बताया था कि भौतिक और रासायनिक बारे में आपने पिछली कक्षा में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। हमको 10वीं में रासायनिक परिवर्तन के बारे में डिटेल में जानना है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे कैसे पता करेंगे कि वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो गई? हम कैसे नाम देंगे कि हम कहाँ कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी के माध्यम से समझ सकते हैं। एक्टिविटी मतलब क्रियाकलाप के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये किसी व्यक्ति का हाथ है, यह एक चिमटा है, यह एक बर्नर है जिसके माध्यम से, अभी ये क्या क्या करते हैं बता रहा हूँ। यह क्या है? वॉच ग्लास है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वॉच ग्लास है, यह चिमटा है, यह बर्नर है, और यह वॉच ग्लास हो गया, ठीक है ना। और यह इनको सबको रखने के लिए टेबल है। तो ये जो चिमटा है ये क्या यूज़ होता है इसका? किसी भी जैसे जो केमिकल है उसको पकड़ के, अब ये बर्नर है तो ये आग लग रही है तो इसके पास में चिमटे से ये चिमटे में हमने रखे मैग्नीशियम रिबन, रखे मैग्नीशियम रिबन, ऐसा टुकड़ा होगा, ठीक है ना, ऐसा टुकड़ा होगा, इसको चिमटे से पकड़ के हमने आग के पास ले आए। ये बर्नर से आग लगाते हैं। तो बर्नर से जब आग लगाए तो ये देखिए यहाँ पे सफ़ेद पाउडर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये सफ़ेद कलर का पाउडर है, ये जमा हो रहा है इस काय में, वॉच ग्लास में। ये काय में बदल गया। मैग्नीशियम रिबर को वायु में हमने दहन किया तो ये बन गया भैया मैग्नीशियम ऑक्साइड में, ये लिखा है देखिए, वॉच ग्लास में जमा हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना। जब ये वॉच ग्लास में इकट्ठा हो गया तब हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई, ठीक है ना। क्या क्या किया हमने? मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में दहन कर मैग्नीशियम मतलब ज्वाला में थोड़ा सा लाए तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में सफ़ेद सफ़ेद पाउडर ये वॉच ग्लास में कलेक्ट हो गया। तो इससे हमको ये सिद्ध हुआ कि यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। एक चीज़ यहाँ पे ये है कि रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं, जब कोई ये इसको पढ़िए थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। उसी को हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी के माध्यम से सिद्ध कर दिया, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्रियाकलाप एक्टिविटी के ओर चलते हैं। ये जो लिखा हुआ है, ये ऊपर जो हमने क्रियाकलाप किया हुआ है उसी का है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि बर्नर में हमने चमकदार लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन किया तो श्वेत चूर्ण, श्वेत यानी सफ़ेद चूर्ण में बदल गया। क्या बदला? मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण। तो वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन क्या काम करता है?
जब भी कोई कहीं पे आग लगाना हो तो ऑक्सीजन की सहायता से ही जलता है। जैसे वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की सहायता से ही अंगार या लौ लग पाती है। मैग्नीशियम के बीच होने वाली जो अभिक्रिया के कारण यह बनता है, ठीक है ना, अभिक्रिया हुई, इसको रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्रियाकलाप नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 2, यह एक परख नली है, ठीक है ना। अब वो चूर्ण जो था यह दूसरा चूर्ण है, ठीक है ना, इसके बारे में अभी हम बताते हैं। ये दो चीज़ क्या क्या है इसके बारे में अभी हम बताएंगे। परख नली में लेड को हिंदी में बोलते हैं सीसा, लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए। यह जो हमने अभी ये जानकारी लिया, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्या है, लेड एसीटेट, लेड नाइट्रेट है। और ये इसमें हमने परख नली लिया था, यहाँ पे पहला लाइन है। परख नली क्या होती है, कांच की बनी होती है, इस टाइप से देखिए, जैसे ये कांच की ऐसी परख नली बनी होती है। जब लैब में आप जाएंगे तो लैब में आपको यह देखने को मिलेगा जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। तो यह परख नली हो गई। अब इसमें हमने लेड नाइट्रेट का घोल मिला दिया यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे लेड नाइट्रेट का घोल मिला दिए। अब इसमें पोटेशियम आयोडाइड, इतने बड़े बड़े नाम देखकर आपको घबराना नहीं है। जैसे कि मैंने नाम लिया नमक, आपने नमक को देखा इसलिए आप जानते हैं नमक क्या होता है। पोटेशियम आयोडाइड को आपने नहीं देखा होगा, तो ये देखिए, ये ऐसा बॉक्स बना, डब्बा बना होता है। डब्बे में ऐसा लिक्विड फॉर्म में या फिर चूर्ण के रूप में भी अलग अलग, जैसे लिक्विड है, तो ये लिखा है यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से ये मिलता है। तो इसमें लिक्विड ले लिए हमने यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड की, ठीक है ना। पोटेशियम आयोडाइड को हम दूसरे कलर से लगा देते हैं। ये पोटेशियम आयोडाइड हो गया, ठीक है ना, मिला दिया। तो अब ये जो प्रेक्षण होगा इसमें कुछ ना कुछ क्रियाएं होंगी, अभिक्रियाएं होंगी। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि भैया ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब देखिए तीसरा क्रियाकलाप जो हमारी पुस्तक में यहाँ बना भी हुआ है, इसको हम समझते हैं। क्रियाकलाप नंबर 3 है। क्रियाकलाप नंबर 3 ऐसा है कि आपके सामने ये बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, सक्वाकार फ्लास्क, या इंग्लिश में बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कोनिकल फ्लास्क। तो सक्वाकार फ्लास्क या परख नली भी ले सकते हैं आप, आपके पास जो हो उपलब्ध। कुछ दानेदार जिंक लीजिए, ठीक है ना, दानेदार जिंक लेना है। दानेदार जिंक लेने के बाद में देखिए यहाँ पे ये नीचे है, जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल है ये, ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या क्या लिया है, ठीक। अभी जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल आपको दिखाया जा रहा है, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। सक्वाकार फ्लास्क, ये है सक्वाकार, शंकु के आकार का, ठीक है ना, शंकु के आकार को सक्वाकार या कोनिकल फ्लास्क कहते हैं। एक परख नली भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। कुछ दानेदार जिंक ले लीजिए, जिंक को मैं दिखा देता हूँ, यह है जिंक, ठीक है ना, इसके आप कुछ दाने होते हैं उनको ले लीजिएगा। और ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, इस टाइप से होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे मिला रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये बहुत ही एसिड यानी अम्ल, ठीक है ना। हमको यहाँ पे फ्लास्क में जिंक ले लेना है, ठीक है ना, जिंक ले लिए कुछ दाने। इसके बाद इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल इसी को बोलते हैं, इसको ले लेना है। अब ये तनु लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है तनु मतलब पतला, ये जो अम्ल होगा पतला होगा जैसे पानी के जैसा, ठीक है ना। अब एक और, अब गाढ़े को क्या बोलते हैं, ये जो है विज्ञान की शब्दावलियाँ, जैसे 2 शब्दावलियाँ के बारे में बता रहा हूँ। एक है सांद्र, दूसरा है तनु। सांद्र का मतलब होता है, जहाँ पे भी आप याद रखिएगा आप लोग, सांद्र जहाँ पे भी आया तो आप समझ जाइएगा कि गाढ़ा, ठीक है ना, जैसे शहद के समान। तनु का मतलब होगा तो पतला, किसके जैसे, पानी के समान,
ये शहद के समान, ये पानी के समान पतली चीज़ है, ठीक है ना। तो जहाँ पे भी तनु आएगा तो पतला, सांद्र आया तो गाढ़ा। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल को भी ले सकते हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने अभी नीचे दिखाया था यहाँ पे। अब अम्ल का इस्तेमाल देखो, यहाँ सावधानी लिखी है, अम्ल का इस्तेमाल बहुत सावधानी से, क्योंकि ये जो दोनों होते हैं ये बहुत ही विचित्र प्रकार के तेज होते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे हाथ में गिर जाए तो जल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मिला दिए, ये है कार्क, ठीक है, ये कांच की नली हो गई जिसको हमने, ये अंदर वाली, ठीक है ना, कांच की नली हो गई। ये फ्लास्क हो गया हमारा शंकु के आकार का, ये अंदर हमने जिंक के टुकड़े और सल्फ्यूरिक या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिए, तो ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ठीक है, तनु मतलब पतला। ये दानेदार जस्ता हो गया, ये दिखाई दे रहा है दानेदार जस्ता। तो यहाँ पे चित्र में ये पढ़िए, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है? H2 होता है, ठीक है ना, ये H2, इसको हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस जो होती है ऐसा करने पे बन जाती है। तो यहाँ पर भी एक केमिकल रिएक्शन हुई जिसको हम रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, अभी तक हमने जो तीनों क्रियाकलाप किए हैं, इनके आधार पे हम यह कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? किसी भी जो अभी तक परीक्षण किए हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हमने की है जिसमें से इसके अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था को क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं, चेंज इन स्टेट, ठीक है ना। रंग में परिवर्तन होगा, चेंज इन कलर, ठीक है ना। अब एक गैस का जो है निकास या उत्सर्जन होगा, ठीक है ना। तापमान में परिवर्तन होगा, तापमान में टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा। या फिर या तो इसकी स्टेट बदलेगी, स्टेट मतलब अवस्था, या फिर इसका कलर बदलेगा, या फिर इसमें गैस निकलेगी, जैसे यहाँ हाइड्रोजन गैस निकली थी, या फिर इसका तापमान कम या ज़्यादा होता रहेगा। तो ये सब केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। हम अपने आसपास हो रहे इन परिवर्तनों को देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही हैं अपने आप से, होता है प्रकृति रूप से, ठीक है ना। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। रासायनिक समीकरण, अभी हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। क्रियाकलाप एक का विवरण जो हमने ऊपर किया था, क्रियाकलाप एक, ये ऑक्सीजन जो ये जमा हमने यहाँ पे जलाया था मैग्नीशियम को, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा चूर्ण निकला था, उसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। इनका समीकरण बताया गया है। जैसे देखिए, अब रासायनिक अभिक्रिया हमने देख ली, अब समीकरण भी होता है। जैसे अभी हम चर्चा करते हैं कि जब हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को बर्नर में जो ज्वाला निकल रही थी उससे दहन किया, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। वाक्य के रूप में रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। जैसे हम लिखते ना, हाँ भैया हमने ऐसा ये मिला है, ये करे, तो हमारा एक पेज पूरा भर जाता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से जो जमाया जाता है, इसको कोई भी देख के समझ जाता है, यानी कम शब्दों में ज़्यादा बातें और हमारी बातें पूर्ण हो जाती हैं। इनको रासायनिक समीकरण के माध्यम से हम दर्शा सकते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण के रूप में इस प्रकार से जमाएंगे। जैसे हमने क्या क्या लिए थे? हमने लिए थे मैग्नीशियम। अच्छा, एक चीज़ और, जो ये एरो का निशान है, एरो के निशान के इस तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड यानी बायां पक्ष, बाएं साइड, और ये हो गया राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं दायां पक्ष, ठीक है ना। तो बाएं साइड का जो होगा ये सब अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और अभिकारक मतलब जिनको हम मिक्स कर रहे हैं, जो भी बना रहे हैं वगैरह वगैरह,
बहुत सारा अलग अलग चीज़ें। और इस तरफ जो है ये जैसे हमने यहाँ पे अभिकारक कौन कौन से हो गए, क्या क्या मिलाया था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वायुमंडल से मिली, जिसके माध्यम से हमको क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, ठीक है ना, यहाँ पे मिला था ना, फिर से मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे किस क्षेत्र की बात हो रही है, इस क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने मैग्नीशियम लिया था, ये फिर इसका चूर्ण गिरा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में वाच ग्लास में जमा हो गया, तो इसकी बात हो रही है, ठीक है ना। इसको हम ये रासायनिक अभिक्रिया होता हुआ देखे थे हमने। अब हम रासायनिक समीकरण बना रहे हैं, हमारे जैसे पाठ का नाम है ना रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हमने अभिक्रियाएं देख लिया, अब हम इसका समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं यह इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। जो दाएं साइड में राइट हैंड साइड में लिखा है उसको उत्पाद बोलेंगे, याद रखिएगा। इसको अभिकारक बोलेंगे और इसको उत्पाद बोलेंगे। उत्पाद यानी जो बन गया। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दो चीज को मिलाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यहाँ पे जैसे एरो के ऊपर यहाँ पे इस तरह लिख देंगे जैसे ज्वाला में जलाने पर, ठीक है ना, यहाँ लिखा नहीं है। अब मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, जहाँ रासायनिक परिवर्तन हुआ उनको क्या कह देंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं हुई। तो ये दोनों अभी जैसे हमने बात की है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, इनको बोल देंगे अभिकारक। और अभिक्रिया के एक नए पदार्थ जिसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा उसे क्या बोल देंगे, उत्पाद, जो बन चुका है, क्या बना, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आगे चलते हैं। अब ये जो शब्द समीकरण, ठीक है ना, शब्द समीकरण हमने हिंदी में लिखा, मैग्नीशियम को हम और शॉर्टकट में जैसे Mg इस टाइप से, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे कि कैसे हमने रासायनिक समीकरण को लिखा है, ठीक है ना, कैसे लिखना है। शब्द समीकरण यानी हमने हिंदी में लिख दिया था जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस बन गया हमारा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इन अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित करके मध्य में एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच प्लस का निशान, प्लस मतलब हमने उनको जोड़ दिया है, उनको मिला दिया है, को बाईं ओर जैसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, जैसे हमने ऊपर चर्चा किया था। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग यानी हो सकता है, अभी यहाँ पे एक ही उत्पाद बना है, अलग अलग उत्पाद भी बन सकते हैं, तब यहाँ पे धन और क्या क्या बना है उसको हम राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है हमेशा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। अब हम पढ़ रहे हैं अगला टॉपिक, रासायनिक समीकरण को लिखना। कैसे हम रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने वहाँ पे ये चित्र उसके हैं, ये जिंक हो गया और ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। तो क्या रासायनिक समीकरण को निरूपण को हम संक्षिप्त और नहीं कर सकते क्या? जैसे हिंदी में ना लिख के हम इसके कुछ सूत्र का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये मैग्नीशियम, ठीक है ना, ये दिखाई दे रहा होगा। ये मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। काय से प्रदर्शित करते हैं, Mg से। और ऑक्सीजन को O2 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। काय से प्रदर्शित करते हैं, O2 से। और यहाँ पे बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब ये तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणु मतलब एटम, ठीक है ना, की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? अब इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे? इसका मतलब यह हुआ, चलिए पहले मैं एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ फिर से पढ़ लीजिए, परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणु समान है? जैसे यहाँ पे देखिए Mg का कितना तत्व है, एक है, ठीक है ना। ये ब्लैक पेन से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, Mg का यहाँ कुछ नहीं मतलब एक है, ठीक है। रुकिए मैं इसको थोड़ा साफ करके अच्छे से कर रहा हूँ। देखिए इसमें कितने परमाणु हैं, कुछ नहीं है तो एक है।
यहाँ पे ऑक्सीजन के यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 2 परमाणु है, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखिए जितने परमाणु इधर होंगे अभिकारक में, उतने ही उत्पाद में भी हमको मिलना चाहिए। अब क्या यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं क्या परमाणु? जैसे हमारे यहाँ पे कहा गया है कि परमाणु की संख्या जितनी लेफ्ट हैंड साइड में होगी उतनी ही राइट हैंड साइड में होना चाहिए। चलो भाई Mg का एक परमाणु है, हम मिलाओ, यहाँ पे Mg का एक परमाणु है, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु यहाँ पे हैं, परंतु यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है, ठीक है। तो एक परमाणु कहाँ गया? यहाँ पे नहीं है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह जो समीकरण है ये बैलेंस नहीं है, यानी समीकरण जो है बैलेंस नहीं है, इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। बैलेंस को हिंदी में बोलते हैं संतुलित। समीकरण संतुलित है या नहीं है इसको देखना पड़ेगा। अब ये समीकरण जो है इनको संतुलित कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं, ठीक है ना। समीकरण संतुलित है या नहीं है इसका ध्यान देना, परीक्षा में यही पूछा जाता है। जैसे आपसे बोल देगा इसी प्रकार से ये Mg दे देगा प्लस O2 दे देगा और बोलेगा परीक्षा में कि Mg और ऐसा O दे देगा, तो और बोल देगा कि निम्नलिखित समीकरण को क्या कीजिए, संतुलित कीजिए। अब आपको यहाँ पे संतुलित देखना पड़ेगा कि Mg है यहाँ 2 है, तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ करना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के दोनों अणु हमको मिल जाए, ठीक है ना। पर इसका भी नियम है, ऐसे ही कुछ भी फालतू नियम तो नहीं होगा कि हाँ चलो ये यहाँ पे एक अणु है तो चलो यहाँ वो लगा दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे नियम होते हैं इसके बारे में जानेंगे, संतुलित करने के नियम क्या होते हैं, ठीक है ना, कैसे हम इनको संतुलित कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा आपके समझ में जाए, फिर से पढ़ते हैं। बाई और दाई ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करना, जैसे कि हमने किया। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि समान है तो हम कहेंगे समीकरण संतुलित है, यानी समीकरण जो है हमारा बैलेंस है। यदि नहीं है समीकरण संतुलित, जैसे ये वाला है, तो इसको हम बोलेंगे अनबैलेंस समीकरण, ठीक है ना। अनबैलेंस यानी समीकरण जो है असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है, यानी परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा जो है रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा का समीकरण, जो ऊपर वाला जो है इस प्रकार से हम और लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये समीकरण जो है हमारा संतुलित नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको हम संतुलित कैसे करते हैं इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में, है ना। अभी मैं इसको और शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, अगर जिसके समझ नहीं आया होगा कि ये परमाणु वाला क्या है, दोनों ओर कैसे बराबर करते हैं, तो इसको हम एक दैनिक जीवन से समझते हैं कि ये मैंने पानी ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड में पानी लिया, ठीक है, ये अभिकारक कहलाता है। लेफ्ट हैंड साइड अभी हमने ऊपर पढ़ा था, क्या कहलाता है? अभिकारक, जिनसे हम क्रिया करवा रहे हैं, ठीक है ना। पानी ले लिया और ये हो गया हमारा नींबू का टुकड़ा हो गया, नींबू का रस, ठीक है ना। ये हमारे क्या हो गए? अभिकारक हो गए। क्या हो गए? अभिकारक हो गए। और यहाँ पे ये एरो का निशान लगा दिए। अब ये किसकी ओर जा रहा है? उत्पाद। जब हम पानी को और नींबू को जब एक साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, क्या तैयार हो जाएगा? नींबू पानी, नींबू पानी बन गया, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। उत्पाद मतलब जो बन गया, ठीक है। यह अभिकारक हो गया, यह उत्पाद हो गया, ठीक है ना। तो पानी और नींबू, अब पानी में भी जो अणु है, पानी को पीते हैं तो पानी जैसा लगेगा, नींबू को जब हम खाते हैं तो वो नींबू का जो स्वाद होता है, नींबू के जो रस होता है वो उसके परमाणु मान लीजिए, उसके परमाणु होंगे अलग अलग, ठीक है ना। जब ये दोनों को हम मिलाएंगे तो नींबू पानी बन जाएगा। अब जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो अब ये नींबू पानी बनेगा। ऐसा तो नहीं कि कुछ और आम का रस बन जाएगा, या इसमें नींबू के ही गुण होंगे,
ठीक है ना, पानी तो पानी रहेगा। तो वही बताया गया है कि ये हमारा संतुलन, ये जो रासायनिक समीकरण है ये क्या है, संतुलित है, क्योंकि पानी के भी बराबर मात्रा है इस तरफ और यहाँ नींबू की भी बराबर मात्रा है। मतलब उदाहरण के लिए मैंने कैसा, ये एक गिलास पानी लिया और ये नींबू की 5 बूंदे लिया, तो इस तरफ भी क्या होगा, एक गिलास ये पानी होना चाहिए और ये 5 बूंद नींबू की रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने 5 बूंद डाले और इस तरफ के 4 बूंद बचेगी, नहीं, उतनी ही रहेंगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये समीकरण को संतुलित करने की विधि अभी हम आगे जानेंगे। आशा करता हूँ कि ये दैनिक जीवन का यह उदाहरण आपके समझ आ गया होगा। इसके माध्यम से हमने समझा कि जितनी बाईं और दाईं ओर के दो तत्वों के परमाणु की संख्या होती है वो दोनों ओर बराबर होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ 1 गिलास पानी लिया, 5 बूंद नींबू के रस के लिए, तो दोनों इस तरफ भी 1 गिलास पानी और 5 बूंद नींबू के रस, ठीक है ना। अब देखिए, अभी हमने बात किया था कि जो रासायनिक समीकरण जो है संतुलित करना क्यों महत्वपूर्ण है। जैसा हमने पानी और नींबू पानी वाला जो उदाहरण दिया था कि क्यों जरूरी है, जैसा कि मैग्नीशियम में हमने किया, तो इसको संतुलित करने का, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का महत्व हम जान रहे हैं। आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम याद होगा, 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो यहाँ लिखा हुआ है, 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा हुआ है द्रव्यमान संरक्षण। ये क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान जो होता है, जो बराबर जो अणु परमाणु होते हैं, वो ना तो उनको हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही उनको नष्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न या निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए हमको ये समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है ना। मतलब जो अभिकारक होंगे, आ गया होगा समझ में, फिर भी बता देता हूँ कि अभिकारक में जितने भी तत्व हैं, परमाणु अणु हैं, उनका जितना द्रव्यमान होगा उतना ही इधर जो उत्पाद बनेगा उसका भी होना चाहिए, जैसा हमने नींबू पानी वाले उदाहरण से समझा था। दूसरे शब्दों में जानते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को भी संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? 1.2 को देख लेते हैं हम। जैसे अभी ये वाला किया था ना हमने 1.2, ये देखो ये लिखा है 1.2। हमने जाने थे यहाँ पे कि मैग्नीशियम का 1 है, ऑक्सीजन के 2 हैं। ये संतुलित नहीं है, अनबैलेंस्ड है, असंतुलित है ये समीकरण, ठीक है ना, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्रियाकलाप ये 3 है। इस शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया गया है। अब इसमें हम जानेंगे कि इसका समीकरण कैसे बना है। जैसे अभी हमने ऊपर किए थे ना, तीसरा क्रियाकलाप जिंक के टुकड़े मिलाए थे और सल्फ्यूरिक अम्ल वाला, जे वाला, कौन सा वाला? जिंक के टुकड़े वाला, जे वाला है ना, ये वाला सक्वाकार आकृति वाला जो फ्लास्क लिए थे हमने। जिंक के टुकड़े, ये जिंक का टुकड़ा कहाँ गया? ये नीचे वाला है ना, यहाँ पे ये है जिंक के टुकड़े, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है इसको, देखिए ये जिंक का टुकड़ा है, ये काला वाला जिंक का टुकड़ा, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। तो इसको जब लिए हमने, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को लिया था, तो कौन सी गैस निकली थी? जिंक सल्फेट बना था और हाइड्रोजन गैस निकली थी, ठीक है ना। क्या जिंक सल्फेट बना था और हाइड्रोजन गैस निकली थी। हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? H2, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये देखो जिंक को बोलते हैं Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र यानी समीकरण सूत्र जो होता है वो होता है H2SO4, यानी यहाँ Zn में
यहाँ जो Zn है, Zn में अब मुझे आप लोग बताइए कि यहाँ अणु और मतलब इसके परमाणु कितने हैं। Zn में यहाँ कुछ नहीं, मतलब इसका एक परमाणु है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हो गए परमाणु और SO के कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है ना, ये 4 लिखा हुआ है। SO के कितने हो गए, 4 हो गए। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, जिसको दिखाई नहीं दे रहा होगा, SO के यानी ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखिए। ये है जिंक, ठीक है ना। जिंक को Zn से निरूपित करते हैं। Zn के पास कुछ नहीं है, मतलब एक है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, ठीक है ना। क्या होता है, H2SO4, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है H2SO4, ठीक है ना। हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु हैं, SO के पास 4 हैं। और जब हमने इन अभिकारकों को हमने आपस में संयुक्त किया था तो हमारे पास बना था ZnSO4, यानी जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट। और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस H2 निकली थी। अब यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि ये दोनों और क्या यह समीकरण जो है संतुलित है। जैसा हमने Mg+O2 मिलाया था वो असंतुलित था, अब यहाँ मिला। अब मिलाना कैसा है, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ इसमें कठिनाई नहीं है। जैसे Zn का 1 है तो यहाँ पे हमने देखे कि Zn के पास कितना 1 है। हाँ चलो भाई, मिल गया Zn, ठीक है ना। अब यहाँ पे H2 के पास, H के पास, हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु हैं। तो यहाँ पे हमने इधर भी देखना है हमको कि हाइड्रोजन के पास 2 हैं या नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हमारी निकल चुकी है ऊपर, ठीक है ना। तो इसके पास 2 हैं, मतलब ये भी हमारा ठीक हो गया। अब हमको SO के 4 हैं कि नहीं देखना है, इस तरफ अभिकारक और दोनों उत्पाद में देखना है कि हमको 4 मिले कि नहीं। तो SO के भी हमारे पास 4 है, मतलब हमारा ये जो समीकरण है ये कैसा है, इससे यह निष्कर्ष निकला कि यह संतुलित है। कैसा है, हमारा यह रासायनिक समीकरण संतुलित है, बैलेंस है, ठीक है ना, बैलेंस्ड है। तो समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के जो तत्व हैं उनकी हमने तुलना किए तो हमारा जो ये रासायनिक अभिक्रिया, ये जो रासायनिक समीकरण है ये बैलेंस आया, ठीक है, संतुलित पाया गया। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको और सिंपल भाषा में जैसे यहाँ पे समझाने के लिए दिया हुआ है, जैसे तत्व हैं, क्या है, तत्व हैं। ये है Zn जिंक, ये है हाइड्रोजन और ये है सल्फर और ये है ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, क्या लिखा हुआ है, अभिकारकों में। अभिकारक मैंने बताया था, अभिकारक कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ कि ये हमारा सूत्र को यहाँ पे लिख के बता देता हूँ ताकि आसानी हो। ये हो गया जिंक प्लस H2SO4 था, ये अभिकारक थे हमारे दोनों, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ से हमको मिला था ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी निकल चुकी थी। हमने सक्वाकार वाले फ्लास्क में यह आयतन करके देखा था अभिक्रिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे Zn का देखो अभिकारक, ये क्या है, अभिकारक है, जैसा हमने ऊपर जाने, ये क्या है, उत्पाद। तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में जितनी होगी उतनी ही उत्पाद में राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए। जैसे मैंने अभी ऊपर समझा दिया था वही चीज़ है ये कि भैया जिंक 1 है अभिकारक में लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी 1 ही होना चाहिए। हाइड्रोजन के 2 अणु थे लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी कितने होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सल्फर का 1 था तो 1 होना चाहिए, ठीक है ना। टोटल हमने 4 ले लिए थे उसको, तो यहाँ पे सल्फर का 1 है तो यहाँ पे मिला है हमने, हाँ यहाँ सल्फर का 1 है। ऑक्सीजन के 4 हैं, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 हैं तो राइट हैंड साइड में भी 4 होना चाहिए। इस प्रकार से हम यह संतुलित करते हैं। अब हम कल यह जानेंगे कि अगर जो
रासायनिक समीकरण असंतुलित है, अनबैलेंस्ड है, उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे। तो ये हम कल ये चरण हैं कुछ, इनके बारे में